नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ज्योतिष की दुनिया के एक ऐसे गहरे और रहस्यमयी सागर में गोता लगाने वाले हैं जिसके किनारे तक तो कई लोग पहुंचते हैं, लेकिन जिसकी गहराइयों को छूने का साहस बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। हम सबने पराशर ज्योतिष के बारे में सुना है, जो भारतीय ज्योतिष का सबसे प्रचलित और आधारभूत स्तंभ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष का एक और भी प्राचीन, उतना ही शक्तिशाली और कुछ हद तक अधिक गूढ़ प्रवाह है, जिसे जैमिनी ज्योतिष कहा जाता है। आज हम उसी जैमिनी ज्योतिष के मूल ग्रंथ यानी महर्षि जैमिनी द्वारा रचित जैमिनी सूत्र, जिसे उपदेश सूत्र भी कहा जाता है, के ज्ञान को समझने का एक विनम्र प्रयास करेंगे। यह यात्रा आपको ज्योतिष को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देगी। यह आपको उन सूक्ष्म भविष्यवाणी तकनीकों से परिचित कराएगी जो अक्सर पराशर ज्योतिष में उतनी स्पष्टता से नहीं मिलती। यह वीडियो जैमिनी सूत्र का केवल एक संक्षिप्त परिचय नहीं होगा, यह एक अत्यंत विस्तृत और गहन विवेचन होगा। हम लगभग 10,000 शब्दों में इस महान ग्रंथ के हर एक पहलू को, इसके अनूठे सिद्धांतों को और इसके गूढ़ सूत्रों को बहुत ही सरल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में परत दर परत खोलने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि जैमिनी ज्योतिष क्या है, ये पराशर से कैसे अलग है और कैसे इसके सूत्र हमारे जीवन के रहस्यों को अद्भुत सटीकता के साथ खोल सकते हैं। तो चलिए, अपनी जिज्ञासा की मशाल जला लीजिए और मेरे साथ महर्षि जैमिनी के इस अद्भुत और चुनौतीपूर्ण ज्ञान के महासागर में उतरने के लिए तैयार हो जाइए। भाग 1, भूमिका, महर्षि जैमिनी और उपदेश सूत्रों का परिचय। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि महर्षि जैमिनी कौन थे और उनके सूत्रों का ज्योतिष में क्या स्थान है। परंपरा के अनुसार महर्षि जैमिनी महाभारत के रचयिता, महान ऋषि वेद व्यास के 4 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और प्रत्येक भाग का ज्ञान अपने एक शिष्य को दिया। उन्होंने सामवेद का ज्ञान महर्षि जैमिनी को सौंपा। जैमिनी ऋषि केवल वेदों के ही नहीं, बल्कि पूर्व मीमांसा दर्शन के भी महान आचार्य माने जाते हैं। और ज्योतिष के क्षेत्र में उन्होंने एक ऐसी प्रणाली विकसित की जो अपने आप में पूर्ण और अद्वितीय है। उन्होंने अपने ज्ञान को छोटे छोटे, गूढ़ और सारगर्भित सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया। सूत्र का अर्थ होता है धागा, एक ऐसा छोटा सा वाक्य जिसमें बहुत गहरा अर्थ पिरोया हुआ हो। जैमिनी के इन्हीं सूत्रों को जैमिनी सूत्र या उपदेश सूत्र कहा जाता है। उपदेश इसलिए क्योंकि ये सूत्र गुरु द्वारा शिष्य को दिए गए गोपनीय और गहन उपदेशों की तरह है। जैमिनी सूत्र ज्योतिष की एक वैकल्पिक लेकिन उतनी ही प्रामाणिक प्रणाली है। ये पराशर ज्योतिष को काटती नहीं, बल्कि उसे पूरा करती है। जहां पराशर ज्योतिष ग्रहों की दृष्टि, भावों और नक्षत्रों पर अधिक जोर देता है, वहीं जैमिनी ज्योतिष राशियों की दृष्टि, चर कारकों और विभिन्न प्रकार के दशा प्रणालियों, विशेषकर चर दशा पर अधिक केंद्रित है। जैमिनी ज्योतिष को अक्सर थोड़ा कठिन और गूढ़ माना जाता है। इसके सूत्र बहुत संक्षिप्त हैं और उनके कई अर्थ निकल सकते हैं। इसीलिए इन सूत्रों को समझने के लिए एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन और बहुत गहरे चिंतन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रणाली को समझ लेता है, उसके हाथ में भविष्यवाणी करने की एक ऐसी कुंजी लग जाती है जो जीवन की घटनाओं को अद्भुत सटीकता से दर्शा सकती है। आज हम इन्हीं उपदेश सूत्रों के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। भाग 2, जैमिनी ज्योतिष की आत्मा, चर कारक। जैमिनी ज्योतिष की सबसे पहली और सबसे अनूठी विशेषता है चर कारक का सिद्धांत। चर का अर्थ है चलने वाला या बदलने वाला। कारक का अर्थ है करने वाला या सूचक। पराशर ज्योतिष में हम स्थिर कारक का उपयोग करते हैं। जैसे सूर्य को हमेशा पिता का कारक माना जाता है, चंद्रमा को माता का, मंगल को भाई का और शुक्र को पत्नी या प्रेम का। ये कारक हर कुंडली के लिए स्थिर रहते हैं। लेकिन जैमिनी कहते हैं कि हर कुंडली अपने आप में अनूठी होती है, इसलिए हर कुंडली के लिए ग्रहों की भूमिका भी थोड़ी बदल सकती है। उन्होंने 7 और कुछ परंपराओं में 8 ग्रहों को उनकी डिग्री या अंशों के आधार पर विशेष भूमिकाएं सौंपी। ये भूमिकाएं हर कुंडली में ग्रहों की डिग्री के अनुसार बदल जाती हैं, इसीलिए इन्हें चर कारक कहा जाता है। आइए इन 7 मुख्य चर कारकों को समझते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण चर कारक है आत्मकारक, जिसे हम एके भी कहते हैं। आपकी कुंडली में जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा होती है, राशि को ध्यान में न रखते हुए केवल डिग्री को देखें, वही ग्रह आपका आत्मकारक बनता है। आत्मकारक आपकी आत्मा का, आपके स्वयं का, आपके इस जीवन के उद्देश्य का सबसे बड़ा सूचक है। यह आपकी बुद्धि, आपकी सेहत, आपकी प्रवृत्ति और आपके जीवन की मुख्य दिशा को दर्शाता है। आत्मकारक ग्रह की स्थिति, उसकी राशि और उस पर पड़ने वाले प्रभाव आपकी पूरी कुंडली का सार बता सकते हैं।
दूसरा चर कारक है अमात्य कारक, जिसे हम AMK भी कहते हैं। आपकी कुंडली में जिस ग्रह की डिग्री आत्मकारक के बाद यानी दूसरी सबसे ज्यादा होती है वो आपका अमात्य कारक बनता है। अमात्य का अर्थ होता है मंत्री या सलाहकार। ये कारक आपके करियर, आपके धन, आपकी शिक्षा और उन लोगों का सूचक है जो आपके जीवन में सलाहकार या सहायक की भूमिका निभाते हैं। अमात्य कारक की अच्छी स्थिति आपको जीवन में सफलता और समृद्धि दिला सकती है। तीसरा चर कारक है भ्रातृकारक, जिसे हम BK भी कहते हैं। जिस ग्रह की डिग्री तीसरी सबसे ज्यादा होती है वो आपका भ्रातृकारक बनता है। भ्रातृ का अर्थ है भाई। ये कारक आपके भाई बहनों, आपके पिता, क्योंकि ये गुरु का भी सूचक है, आपके गुरुओं और आपके करीबी दोस्तों का सूचक है। चौथा चर कारक है मातृकारक, जिसे हम MK भी कहते हैं। जिस ग्रह की डिग्री चौथी सबसे ज्यादा होती है वो आपका मातृकारक बनता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये कारक आपकी माता, आपकी शिक्षा, विशेषकर स्कूली शिक्षा, आपकी संपत्ति, आपके वाहन और आपके घर के सुख का सूचक है। पांचवा चर कारक है पुत्रकारक, जिसे हम PK भी कहते हैं। जिस ग्रह की डिग्री पांचवी सबसे ज्यादा होती है वो आपका पुत्रकारक बनता है। पुत्र का अर्थ है संतान। ये कारक आपकी संतान, आपकी रचनात्मकता, आपकी बुद्धि, आपके प्रेम संबंधों और आपकी सत्ता या अधिकार का सूचक है। छठा चर कारक है ज्ञाति कारक, जिसे हम GK भी कहते हैं। जिस ग्रह की डिग्री छठी सबसे ज्यादा होती है वो आपका ज्ञाति कारक बनता है। ज्ञाति का अर्थ होता है रिश्तेदार या संबंधी। ये कारक आपके शत्रुओं, आपके रोगों, आपके कर्जों, आपके मामा और मौसी और आपके जीवन में आने वाली बाधाओं का सूचक है। सातवां और अंतिम चर कारक है दार कारक, जिसे हम DK भी कहते हैं। जिस ग्रह की डिग्री 7 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में सबसे कम होती है वो आपका दार कारक बनता है। दार का अर्थ होता है पत्नी या जीवन साथी। ये कारक आपके जीवन साथी, आपके विवाह, आपके व्यापारिक साझेदारों और विदेश यात्राओं का सूचक है। कुछ विद्वान 8वें कारक मृत्यु कारक या रोग कारक को भी मानते हैं, जो दार कारक से थोड़ी अधिक डिग्री वाला ग्रह होता है, और राहु केतु को भी चर कारकों में शामिल करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये 7 कारक ही जैमिनी ज्योतिष की नींव हैं। इन चर कारकों का विश्लेषण करके हम किसी भी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बहुत ही सूक्ष्म और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी का आत्मकारक सूर्य है तो वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एक नेता, आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी होगा। यदि किसी का अमात्य कारक बुध है तो वो संचार, लेखन या व्यापार के क्षेत्र में सफल हो सकता है। यदि किसी का दार कारक शनि है तो उसका जीवन साथी उससे उम्र में बड़ा, गंभीर या जिम्मेदार हो सकता है। ये चर कारक प्रणाली जैमिनी ज्योतिष को एक बहुत ही व्यक्तिगत और गतिशील दृष्टिकोण प्रदान करती है। भाग 3, राशियों की बोलती आंखें, राशि दृष्टि। जैमिनी ज्योतिष की दूसरी सबसे अनूठी और शक्तिशाली विशेषता है राशि दृष्टि। पराशर ज्योतिष में हम ग्रह दृष्टि का उपयोग करते हैं, यानी हर ग्रह अपनी स्थिति से कुछ विशेष भावों या घरों को देखता है, जैसे शनि तीसरे, 7वें और 10वें घर को देखता है। लेकिन जैमिनी ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टि के साथ साथ या उससे भी अधिक राशियों की दृष्टि को महत्व दिया जाता है, यानी राशियां भी एक दूसरे को देखती हैं और प्रभावित करती हैं। यह एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सिद्धांत है। राशियां 3 प्रकार की होती हैं: चर, मेष, कर्क, तुला, मकर, स्थिर, वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ और द्विस्वभाव, मिथुन, कन्या, धनु, मीन। जैमिनी का नियम है, चर राशियां अपने निकट की स्थिर राशियों को छोड़कर बाकी सभी स्थिर राशियों को देखती हैं। स्थिर राशियां अपने निकट की चर राशियों को छोड़कर बाकी सभी चर राशियों को देखती हैं। और द्विस्वभाव राशियां एक दूसरे को यानी बाकी सभी द्विस्वभाव राशियों को देखती हैं। आइए इसे थोड़ा और सरल करते हैं। मेष राशि चर किसको देखेगी? वो अपने पास की वृषभ स्थिर को नहीं देखेगी, लेकिन वो सिंह, वृश्चिक और कुंभ बाकी स्थिर राशियों को देखेगी। वृषभ राशि स्थिर किसको देखेगी? वो अपने पास की मेष और मिथुन चर और द्विस्वभाव को नहीं देखेगी, लेकिन वो कर्क, तुला और मकर बाकी चर राशियों को देखेगी। मिथुन राशि द्विस्वभाव किसको देखेगी? वह कन्या, धनु और मीन बाकी द्विस्वभाव राशियों को देखेगी। यह दृष्टि द्विपक्षीय होती है, यानी अगर मेष सिंह को देख रही है तो सिंह भी मेष को देख रहा है। इस राशि दृष्टि का क्या महत्व है? राशि दृष्टि हमें ये बताती है कि कुंडली के कौन से भाव और कौन सी राशियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। ये ग्रहों के आपसी संबंधों को समझने का एक बिल्कुल नया आयाम खोल देती है। उदाहरण के लिए,
मान लीजिए किसी की कुंडली में आत्मकारक ग्रह मेष राशि में बैठा है और अमात्यकारक ग्रह सिंह राशि में बैठा है। चूंकि मेष राशि सिंह राशि को देखती है और सिंह मेष को, इसका मतलब है कि व्यक्ति का स्वयं आत्मकारक और उसका करियर अमात्यकारक बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए हैं। ऐसा व्यक्ति अपने काम को ही अपनी पहचान मानेगा और अपने करियर में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। यदि किसी का पुत्रकारक मिथुन राशि में है और दारकारक धनु राशि में है, तो चूंकि ये दोनों द्विस्वभाव राशियां एक दूसरे को देखती हैं, ये प्रेम विवाह की संभावना को बढ़ा सकता है। पुत्रकारक प्रेम संबंध और दारकारक विवाह। राशि दृष्टि का उपयोग जेमिनी के कई योगों और दशा प्रणालियों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह एक ऐसी कुंजी है जो कुंडली के छिपे हुए पैटर्न को उजागर करती है। भाग 4, माया का दर्पण आरूढ़ पद। जेमिनी ज्योतिष की एक और बहुत ही रहस्यमय और गहरी अवधारणा है आरूढ़ पद। इसे पद लग्न भी कहा जाता है। आरूढ़ पद क्या है? सरल भाषा में यह किसी भी भाव का प्रतिबिंब या माया है। यह दिखाता है कि दुनिया उस भाव से संबंधित चीजों को कैसे देखती है, न कि वो चीज वास्तव में कैसी है। उदाहरण के लिए, आपका लग्न पहला भाव दिखाता है कि आप वास्तव में कौन हैं, लेकिन लग्न का आरूढ़ पद, जिसे आरूढ़ लग्न AL कहा जाता है, ये दिखाता है कि दुनिया आपको कैसे देखती है, आपकी सामाजिक छवि क्या है। हो सकता है कि आप अंदर से बहुत शर्मीले हों लग्न, लेकिन आपकी सामाजिक छवि आरूढ़ लग्न एक बहुत ही आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति की हो। हर भाव का अपना एक आरूढ़ पद होता है। इसे निकालने की एक सरल विधि है। किसी भी भाव से उस भाव का स्वामी जितनी राशि दूर बैठा है, उस स्वामी की राशि से उतनी ही राशि और आगे गिने। जो राशि आएगी वही उस भाव का आरूढ़ पद होगी। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका लग्न मेष है। मेष का स्वामी मंगल है। मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली में कर्क राशि में बैठा है, जो मेष से चौथी राशि है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। अब हम कर्क राशि से 4 राशि और आगे गिनेंगे: कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तो तुला राशि आपके लग्न का आरूढ़ पद यानी आरूढ़ लग्न AL होगी। इसी तरह 7वें भाव विवाह का आरूढ़ पद उपपद लग्न UL कहलाता है, जो आपके जीवन साथी की सामाजिक छवि या आपके विवाह के स्वरूप को दिखाता है। 10वें भाव कर्म का आरूढ़ पद दिखाता है कि दुनिया आपके काम को कैसे देखती है। आरूढ़ पदों का विश्लेषण जेमिनी ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें बताता है कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति कैसी होगी, उसे कितना मान सम्मान मिलेगा और दुनिया के साथ उसका व्यवहार कैसा रहेगा। आरूढ़ लग्न AL और उपपद लग्न UL के बीच का संबंध विवाह और रिश्तों के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। यदि ये दोनों एक दूसरे से अच्छी स्थिति में हों तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है। आरूढ़ पद माया या भ्रम की दुनिया को दर्शाते हैं। वे दिखाते हैं कि हम दुनिया को क्या दिखाते हैं और दुनिया हम में क्या देखती है। इनका सही विश्लेषण हमें जीवन के बाहरी और आंतरिक सत्य के बीच के अंतर को समझने में मदद करता है। भाग 5, जीवन की कहानी का अनावरण, चर दशा। पराशर ज्योतिष में हम विंशोत्तरी दशा का सबसे अधिक उपयोग करते हैं, जो नक्षत्रों पर आधारित है। लेकिन जेमिनी ज्योतिष की अपनी कई अनूठी दशा प्रणालियां हैं जो राशियों पर आधारित हैं। इनमें सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध है चर दशा। चर दशा जीवन की घटनाओं का समय निर्धारण करने की एक बहुत ही शक्तिशाली और सटीक विधि मानी जाती है। इसका गणना थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन इसका मूल सिद्धांत यह है कि हर राशि के लिए दशा का एक निश्चित क्रम होता है। यह क्रम इस बात पर निर्भर करता है कि वो राशि अपने स्वामी से किस दिशा में है। चरदशा की शुरुआत लग्न राशि से होती है। लग्न राशि की दशा कितने वर्षों तक चलेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लग्न का स्वामी लग्न से कितनी राशि दूर है। फिर अगली दशा किस राशि की आएगी, यह भी कुछ विशेष नियमों द्वारा तय होता है, आमतौर पर अगली सीधी या उल्टी गिनती। प्रत्येक महादशा के भीतर अंतर्दशाएं भी होती हैं, जो और भी सूक्ष्म समय निर्धारण में मदद करती हैं। चर दशा का उपयोग कैसे किया जाता है? जिस राशि की चर दशा चल रही होती है, उस राशि को एक अस्थायी लग्न मान लिया जाता है। फिर उस राशि से विभिन्न भावों, ग्रहों और चर कारकों की स्थिति का विश्लेषण करके उस अवधि की घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी की मेष लग्न की कुंडली है और उसकी कर्क राशि की चर दशा चल रही है। अब हम कर्क राशि को लग्न मानेंगे। कर्क राशि कुंडली का चौथा भाव है, जो घर, माता और सुख का भाव है। तो इस दशा में घर, माता या संपत्ति से संबंधित घटनाएं हो सकती हैं। यदि कर्क राशि में मातृकारक ओम के बैठा है, तो माता के लिए ये अवधि महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि दारकारक डीके पर कर्क राशि की दृष्टि पड़ रही है, जैसा कि हमने राशि दृष्टि में देखा, तो यह विवाह का समय हो सकता है। चर दशा आत्मकारक एके
और अमात्य कारक AMK की स्थिति से करियर और जीवन के उद्देश्य के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देती है। चरदशा जैमिनी ज्योतिष का एक बहुत ही गहरा और विस्तृत विषय है और इसमें महारत हासिल करने के लिए बहुत अभ्यास और अनुभव की आवश्यकता होती है। लेकिन ये उन ज्योतिषियों के लिए एक अमूल्य उपकरण है जो घटनाओं का सटीक समय निर्धारण करना चाहते हैं। भाग 6 जैमिनी के कुछ और अनूठे मोती। चर कारक, राशि दृष्टि, आरूढ़ पद और चर दशा के अलावा जैमिनी ज्योतिष में और भी कई अनूठी अवधारणाएं और तकनीकें हैं। आइए उनमें से कुछ पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। कारकांश लग्न और स्वांश आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठता है उस राशि को कारकांश लग्न कहा जाता है और लग्न कुंडली में उसी राशि को स्वांश कहा जाता है। ये लग्न व्यक्ति की आत्मा की इच्छाओं, उसकी प्रतिभाओं और उसके आध्यात्मिक झुकाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। कारकांश लग्न से विभिन्न भावों में ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के भाग्य और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में गहन जानकारी देती है। अर्गला और विरोध। अर्गला का अर्थ है हस्तक्षेप या प्रभाव। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि कैसे किसी भाव से दूसरे, चौथे और 11वें भाव में स्थित ग्रह उस भाव पर एक सकारात्मक प्रभाव या अर्गला डालते हैं और कैसे तीसरे, 10वें और 12वें भाव में स्थित ग्रह उस अर्गला को रोकते हैं या विरोध करते हैं। यह सिद्धांत ग्रहों के आपसी प्रभाव को समझने का एक बहुत ही सूक्ष्म तरीका है। जैमिनी योग पराशर ज्योतिष की तरह जैमिनी ज्योतिष में भी कई विशेष योग होते हैं जो ग्रहों और राशियों की विशेष स्थितियों से बनते हैं। इनमें राजयोग, धन योग और अरिष्ट योग शामिल हैं। जैमिनी योग अक्सर चरकारकों, राशि दृष्टि और आरूढ़ पदों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आत्मकारक और पुत्रकारक एक दूसरे को देखते हों या एक साथ हों तो ये एक शक्तिशाली राजयोग बना सकता है। भाग 7 निष्कर्ष, जैमिनी ज्योतिष का महत्व और सीखने की राह। तो दोस्तों, ये थी महर्षि जैमिनी के गूढ़ और अद्भुत ज्योतिषीय सूत्रों की एक बहुत ही विस्तृत यात्रा। हमने जैमिनी ज्योतिष की आत्मा यानी चर कारकों को समझा जो हर कुंडली को एक व्यक्तिगत पहचान देते हैं। हमने राशियों की बोलती हुई आंखों यानी राशि दृष्टि के रहस्य को जाना जो कुंडली के भावों के बीच छिपे हुए संबंधों को उजागर करती है। हमने माया के दर्पण यानी आरूढ़ पदों को देखा जो हमारी सामाजिक छवि और दुनिया के साथ हमारे व्यवहार को दर्शाते हैं। और हमने जीवन की कहानी का अनावरण करने वाली चर दशा की शक्ति को महसूस किया जो घटनाओं का सटीक समय निर्धारण करने में मदद करती है। तो जैमिनी ज्योतिष का महत्व क्या है? क्या ये पराशर ज्योतिष से बेहतर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों प्रणालियां एक दूसरे की पूरक हैं। पराशर ज्योतिष हमें एक मजबूत आधार और व्यापक समझ प्रदान करता है, वहीं जैमिनी ज्योतिष हमें कुछ बहुत ही अनूठी और शक्तिशाली तकनीकें देता है जो भविष्यवाणी को और भी सटीक और गहरा बना सकती हैं। जैमिनी ज्योतिष विशेष रूप से जीवन के उद्देश्य, आत्मकारक, करियर, अमात्य कारक, विवाह, दार कारक और उपपद लग्न और घटनाओं के समय निर्धारण, चरदशा जैसे क्षेत्रों में अद्भुत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, जैमिनी ज्योतिष का मार्ग थोड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण है। इसके सूत्र गूढ़ हैं और उनकी कई व्याख्याएं हो सकती हैं। इसे सीखने के लिए आपको सबसे पहले पराशर ज्योतिष की एक मजबूत नींव बनानी होगी। फिर आपको एक योग्य और अनुभवी गुरु की आवश्यकता होगी जो आपको इन सूत्रों के सही अर्थ और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग का मार्गदर्शन कर सके। इसमें बहुत धैर्य, अभ्यास और निरंतर चिंतन की आवश्यकता होती है। जैमिनी ज्योतिष केवल नियमों का एक संग्रह नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। ये कुंडली को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की कला है। तो यदि आप ज्योतिष के एक गंभीर छात्र हैं और अपने ज्ञान को एक नई गहराई तक ले जाना चाहते हैं तो जैमिनी ज्योतिष का अध्ययन आपके लिए एक बहुत ही फायदेमंद और पुरस्कृत करने वाला अनुभव हो सकता है। यह आपको उस ब्रह्मांडीय भाषा के कुछ और रहस्यमय अक्षरों को पढ़ना सिखाएगा जो हमारे भाग्य की कहानी लिखते हैं। इस गहन और ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।